Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 2 of class 12th economics, and the name of chapter is basic concept of macroeconomics. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफ़र इनकम क्या है, फाइनल गुड्स, वो सब इसके अंदर कवर करेंगे. सो आवर वेरी फर्स्ट हेडिंग इज डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? जो भी एक देश का ज्योग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, जो भी एक देश का, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक देश की टेरिटरी है, किसी एक देश का नक्शा है, तो इसके अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी काम हो रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा. तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री in which all the economic transaction took place. तो याद रखना, जो भी एक देश के अंदर चीजें हो रही हैं, उस देश के अंदर जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा. फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप है, तो जो भी इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होंगी चीजें, वो सब क्या कहलाया जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर. अब क्या चीज हमारे यहाँ नहीं गिनी जाती? तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस दूसरे देश का अगर हमारे यहाँ है, गवर्नमेंट ऑफिस, एम्बेसी अगर दूसरे देश की हमारे यहाँ पे है, डिप्लोमेट्स आए हुए हैं, मिलिट्री या और भी वेरियस चीजें जो गवर्नमेंट की हैं दूसरे देश की, और अगर वो हमारे देश के अंदर हैं तो वो हमारे यहां गिनी नहीं जाएगी. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए जापान की एम्बेसी है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, जस्ट एग्जांपल के तौर पे जापान की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ जापान में काउंट होगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी. तो याद रखना. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहां पे, आप उनमें से मुझे बताना कौन से काउंट होंगे या कौन से काउंट नहीं होंगे, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा. These are the some questions which we will discuss. Either they are counted in the domestic territory of India or not. Remember, I have told you that any government office related to any foreign country or any diplomatic things or any military of foreign country will not be counted in the domestic territory of our country. Either they exist in our domestic territory, मतलब हमारे geographical area में तो है, पर वो हमारे यहाँ गिने नहीं जाएंगे. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट होंगे या नहीं होंगे. तो एन इंडियन कंपनी इन लंदन, कोई भारतीय कंपनी है, उसका ऑफिस या उसकी कोई ब्रांच लंदन के अंदर है, तो क्या वो हमारे यहाँ गिनी जाएगी? नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है और दूसरे देश के अंदर है, तो वो हमारे यहाँ गिनी नहीं जाएगी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है इंडिया के अंदर, ये तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, ये हमारे यहाँ गिना जाएगा. कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जैपनीज, कोई जैपनीज व्यक्ति है, वो मालिक है किसी कंपनी का और वो कंपनी इंडिया के अंदर है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है और गवर्नमेंट की तो है नहीं दूसरे देश की, तो वो हमारे यहां गिनी जाएगी. ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, कोई विदेशी बैंक है, बहुत सारे बैंक है जिनकी ब्रांच इंडिया के अंदर है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, वो हमारे यहां गिने जाएंगे. इंडियन एम्बेसी इन जापान, भारत की एम्बेसी जापान के अंदर है. अब देखो मैंने आपको बताया, जब दूसरे देश की कोई मिलिट्री या कोई एम्बेसी हमारे यहां नहीं गिनी जाएगी, चाहे भले ही वो हमारे देश के अंदर है, तो अगर हमारी एम्बेसी दूसरे देश के अंदर है
तो वो कहाँ गिनी जाएगी, वो यहीं गिनी जाएगी। अगर कोई भी इंडियन एम्बेसी किसी दूसरे देश के अंदर है तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में है, इंडिया की। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब रशिया की एम्बेसी इंडिया के अंदर बनी हुई है, फॉर एग्जांपल दिल्ली में है, पर वो हमारे यहां गिनी नहीं जाएगी क्योंकि वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, रशिया की है। तो पर वो हमारी किसकी है, हमारी सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। वो बना हुआ दिल्ली के अंदर ऑफिस है, पर वो गिना कहां जाएगा, रशिया के अंदर ही। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, तो अमेरिका में टाटा वालों ने अपनी बिल्डिंग दी गूगल को। टाटा इज अ प्राइवेट, विच मीन्स ये भी हमारे यहां गिना नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट है और दूसरे देश के अंदर है, तो वो कहां पे किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, अमेरिका की। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको इसमें, कि कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे यहाँ तभी गिना जाएगा अगर वो हमारे देश के अंदर है और किसी दूसरे देश का सरकारी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई भी दूसरे देश का गवर्नमेंट ऑफिस, एम्बेसी, डिप्लोमेटिक आए हुए हैं, मिलिट्री चीजें हैं, वो हमारे यहाँ गिनी नहीं जाएंगी, आप ये याद रखना। ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर जनरली हम किसको लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन भी याद रखना, कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन विच ऑर्डिनली या जनरली भी लिख सकते हैं हम, जनरली resides in a country and whose center of economic interest lies in the same कंट्री। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था जो एक देश के अंदर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, वहां खा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और 1 साल से ज्यादा का टाइम, याद रखना, वो उस देश के रेजिडेंट हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई टूरिस्ट इंडिया के अंदर घूमने आया, अब वो यहां आया, घूमा और 1.5-2 महीने में चला जाएगा, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहां कमाने नहीं आया था, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में नहीं था। कोई वर्कर आ रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल वर्कर्स आए बांग्लादेश से और वो यहाँ 2-3 साल रहे और कमाया उन्होंने, तो वो हमारे यहाँ के रेजिडेंट है, सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप जनरली बर्थ से मिलती है, याद रखना। और भी तरीके हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बताया गया है नागरिकता कैसे मिलती है, पर जनरली बर्थ से। रेजिडेंट समझ में आया? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी संस्था जो एक देश के अंदर डिसाइड कर रही है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के अंदर है, तो वो उस देश की क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा रेजिडेंट क्या होता है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में, अगर हम डिस्कस करें, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो इंडियन ऑफिशियल है और भारत के मतलब लोग हैं और भारत की एम्बेसी कहाँ है? अमेरिका के अंदर है। अब याद रखना, भले ही एम्बेसी अमेरिका में हो, है तो हमारे यहाँ का सरकारी ऑफिस ना, तो वो गिना कहाँ पे जाएगा? हमारे देश के अंदर। तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो भी कहाँ गिने जाएंगे? हमारे देश के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लो रशियन एम्बेसी यहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है रशियन एम्बेसी, ये हमारे यहाँ गिनी तो नहीं जाएगी क्योंकि सरकारी ऑफिस है दूसरे देश का। अगर इस एम्बेसी के अंदर कोई भारतीय काम कर रहा है ना, वो भी हमारे यहाँ गिना नहीं जाएगा, याद रखना, उसकी कमाई। ठीक है। और फॉरेनर तो गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि हम ये कह रहे कि ये सरकारी ऑफिस हमारे देश में है ही नहीं,
तो इसमें काम करने वालों की तनख्वाह भी हम कैसे काउंट कर लेंगे वो चीज। तो पहला क्वेश्चन यही था कि जापानीज ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो यूएसए के अंदर हमारा ऑफिस है ना भाई, सरकारी तो हमारा है, तो हमारे यहां गिना जाएगा, वो व्यक्ति की कमाई हमारे यहां गिनी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक जापानीज टूरिस्ट इंडिया के अंदर आया 2 मंथ के लिए, वो हमारे यहां गिना नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो घूम के वापस चला जाएगा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां रहा? हमारे देश के अंदर। तीसरा, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच, तो भारतीय पाकिस्तान जा रहे हैं, क्रिकेट मैच देखेंगे, वापस आ जाएंगे, ये क्वेश्चन है बुक में। अब वो वापस आ गए तो क्या वो पाकिस्तान के रेजिडेंट हो गए? नहीं, क्योंकि वो वहां कमाने नहीं गए थे, वो कहां के रेजिडेंट कहलाएंगे? इंडिया के। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, एक भारतीय यूएनओ के ऑफिस में काम करता है अमेरिका के अंदर 1 साल से कम, तो वो क्या वहां का रेजिडेंट होगा? नहीं, वो 1 साल से कम था, हमारे यहीं का ही रेजिडेंट माना जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर इनकम। नॉर्मल रेजिडेंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन याद रखना। थर्ड हेडिंग इज फैक्टर इनकम। एंड यही फोर्थ हेडिंग इज ट्रांसफर इनकम। तो देखिए, वो पैसा जो हम मेहनत करके कमाए, मेहनत करके जो भी पैसा कमाया, किसी को हमने सेवा दी और उसने हमें पैसा दिया, दैट इज फैक्टर इनकम। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने आपको सर्विस दी और आपने उसको फीस दी, दैट इज फैक्टर इनकम। जो भी पैसा हम मेहनत करके कमाए, किसी के लिए सर्विस करें, काम करें, दैट विल बी काउंटेड इन फैक्टर इनकम। सो डेफिनेशन ऑफ फैक्टर इनकम विल बी रेफर्स टू द इनकम which is earned by giving factor service. So I am writing in here in short, by giving factor service. तो जब हम किसी के लिए मेहनत करें और वो हमें पैसा दे, that will be called factor income. Example, what will be the example? Doctor's fees, टीचर की फीस, ठीक है ना, या ETC कुछ भी लिख सकते हैं। याद रखना, जो भी पैसा मेहनत करके, हमने मेहनत बेची, उसने हमें पैसा दिया, फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम, जो हमें पैसा मिल गया बिना मेहनत करे, उसके लिए हमने मेहनत नहीं करी, वो हमें पैसा ऐसे ही मिल गया, दैट विल बी ट्रांसफर इनकम। अर्नड विदाउट गिविंग फैक्टर सर्विस, हमने मेहनत नहीं करी और हमें पैसा मिल गया, दैट विल बी आवर ट्रांसफर इनकम। एंड एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम आर, गिफ्ट दिया किसी ने हमें, तो क्या हमने उस गिफ्ट के लिए मेहनत करी? नहीं, ट्रांसफर इनकम। पॉकेट मनी, पापा ने पॉकेट मनी दिया आपको, ट्रांसफर इनकम, क्योंकि फ्री में सड़क पे चलते हुए पैसे पा गए। विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन, उस पैसे के लिए मेहनत नहीं करी थी, ट्रांसफर इनकम। हेरिटेज प्रॉपर्टी, जो विरासत में संपत्ति मिली, ट्रांसफर इनकम। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कह सकते हैं, हेरिटेज तो नहीं, ठीक है ना, इनहेरिटेंस। न्यूमरस एग्जांपल्स आर देयर, लाइक स्कॉलरशिप, scholarship is also a transfer income. Okay, hope you understood what is factor income. The income which is earned by giving factor services. And what is transfer income? The income which is earned without giving factor services. Example of factor income is teacher's fees, lawyer's fees, doctor's fees. Transfer income, gift, pocket money, windfall gain, scholarship. These are the example of transfer income. उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट हेड, अच्छा एक क्वेश्चन और है, जब एक चीज याद रखना, नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम को काउंट करती है, जो पैसा मेहनत से कमाया गया।
ये नोट्स में लिख लेना अपने, नेशनल इनकम ओनली काउंट्स फैक्टर इनकम. Remember this thing. National income only counts factor income. Transfer income is not included in the national income of our country. So next heading is final goods and intermediate goods. Hope you understood this. Final goods, the other one is intermediate goods. फाइनल गुड्स वो सामान होते हैं जो बन के तैयार हैं, या तो उनको कंजप्शन किया जाएगा या उनका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. आइदर फॉर कंजप्शन, either for consumption or for investment. Remember, final goods, मैं definition बोल रहा हूं, are those goods which are either for consumption or for investment. They are called final goods. Example, फाइनल गुड का एग्जांपल मान लो शुगर, परचेज बाय हाउस होल्ड. हाउस होल्ड चीनी खरीद के आया, परचेज बाय हाउस होल्ड, दैट विल बी फाइनल, क्योंकि वो उसको बेचेगा नहीं, क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. तो क्या हो गया, फाइनल गुड. तो फाइनल गुड वो सामान जो कंज्यूम किया जाए या इन्वेस्ट किया जाए. इन्वेस्ट में फर्नीचर इन अ स्कूल, फर्नीचर इन अ स्कूल, स्कूल वालों की इन्वेस्टमेंट है, फाइनल गुड है, याद रखना. इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, अभी मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि इनमें कौन से फाइनल है कौन से इंटरमीडिएट है, तब ये और क्लियर हो जाएगा. इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, आइदर फॉर रीसेल, या तो रीसेल किया जाएगा, याद रखना रीसेल शब्द, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फिर उनको किस लिए यूज किया जाएगा, दूसरे सामान बनाने के लिए. एग्जाम्पल, शुगर परचेज बाय अ शॉप. तो ये दुकान वाला शुगर क्यों खरीद के लाया, रीसेल करेगा, इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड. दूसरा एग्जाम्पल, wheat used by factory to produce flour, आटा बनाना है, तो दूसरा सामान बना, फैक्ट्री ने बनाया, इंटरमीडिएट गुड. याद रखना फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are either for consumption or for investment. Intermediate goods are either for resale, या तो रीसेल किए जाएंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, they are called intermediate goods. अब मैं आपको एक नोट्स लिखवा रहा हूं, वो भी ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. A good can be final or intermediate on the same time. It's depend upon its use. समझने के लिए एग्जाम्पल, शुगर, एक सामान एक वक्त पे फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है. कैसे, मान लो ये चीनी है, अगर इसको हाउस होल्ड खरीद के लाया,
मतलब मैं खरीद के लाया तो मैं अपने लिए लाया हूं ना, यूज करने के लिए, बेचूंगा तो नहीं। तब ये सामान क्या बन गया? फाइनल। और इसी शुगर को अगर कोई मान लो स्वीट शॉप वाला खरीद के लाए, वो इससे क्या बनाएगा? स्वीट्स बनाएगा, और स्वीट्स बनाने के बाद बेच देगा। तो विच मीन्स ये उस टाइम क्या बन गया? इंटरमीडिएट। तो याद रखना, एक सामान एक वक्त पे फाइनल भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो फाइनल होगा या इंटरमीडिएट, कि उसे यूज़ कौन कर रहा है। अगर इसी शुगर को हाउस होल्ड यूज करता है तो ये बन जाता है फाइनल। और इसी शुगर को अगर कोई स्वीट शॉप वाला यूज कर रहा है, वो इससे मिठाई बना के बेचेगा, फर्दर प्रोडक्शन करेगा। मैंने अभी लिखा था ना फर्दर प्रोडक्शन, तो क्या बन गया? इंटरमीडिएट। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स आइदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। नोट्स में आपने ये लिख लिया, अ गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट ऑन द सेम टाइम, इट्स डिपेंड अपॉन इट्स यूज। इफ द शुगर इज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड विच मीन्स इट इज फाइनल, and if the sugar is purchased by the sweet shop owner that means it is an intermediate good, because the sweet shop owner will resell after making sweets from that sugar, he will or she will resell it ना, so which means that good will be intermediate good। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। Let us see some examples of final goods and intermediate good, thereafter we will discuss further things। These are some of the example of final or intermediate good। We will discuss either they are final or intermediate with the valid reasons। So our very first example is paper purchased by a publisher। एक किताब छापने वाला पेपर खरीद के लाया है। अब वो पेपर खरीद के लाया है, किताब छापेगा और किताब को क्या कर देगा? बेच देगा, रीसेल, विच मीन्स इट इज इंटरमीडिएट। पर अगर आप कॉपी खरीद के लाते या आप पेपर खरीद के लाते अपने कंजप्शन के लिए, तो फाइनल हो जाता। पर दुकान वाला लाया है, पब्लिशर लाया बुक छापने वाला, वो बुक छापेगा और बेच देगा, इंटरमीडिएट। फर्नीचर परचेज्ड बाय स्कूल, स्कूल ने फर्नीचर खरीदा, आप उसे यूज करोगे वो खत्म हो जाएगा? नहीं ना, स्कूल की इन्वेस्टमेंट है, विच मीन्स इट इज फाइनल। एग्जाम्पल समझो, ये बोर्ड, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ फाइनल। ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ख़त्म हो रहा है, ये इंटरमीडिएट है। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हम खरीद के लाए मिल्क, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए, बेचने के लिए तो नहीं, विच मीन्स इट इज़ फाइनल। कोयल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री वाले ने कोयला यूज किया, दूसरा प्रोडक्ट बना होगा, इंटरमीडिएट। कंप्यूटर लगे एक ऑफिस के अंदर, किसी ऑफिस में कंप्यूटर लगे या आपकी स्कूल लैब में ही कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर लाए गए, इन्वेस्टमेंट फाइनल है। ये इंपॉर्टेंट है। एक व्यापारी के पास, दुकान वाले के पास कोयला बच गया साल के अंत में, तो जो भी अनसोल्ड स्टॉक होगा दैट विल बी फाइनल। और अगले साल यही अनसोल्ड स्टॉक जब ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो यही इंटरमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि वो व्यापारी उसे बेचेगा। तो जो साल के अंत में माल बचे दुकान वाले के पास, दैट इज फाइनल। और अगले ही साल जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, दैट विल बी इंटरमीडिएट। एक फर्म ने अपने यहाँ रेफ्रिजरेटर लगाया, फ्रिज लगाया, या एक होटल वाले ने अपने होटल में फ्रिज लगाया, इन्वेस्टमेंट है, फाइनल। आप उस फ्रिज को यूज करोगे, खत्म थोड़ी होगा, दैट इज फाइनल। फैक्ट्री वाला गेहूं यूज कर रहा है आटा बनाने के लिए, इंटरमीडिएट, आटा बना के बेच देगा आटे को, रीसेल। किसान फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, फसलें उगाएगा किसान और फसलों को बेच देगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा फर्टिलाइजर। पर आपने घर में किचन गार्डनिंग, घर के किचन के बाहर छोटा सा एक गार्डन बना रखा है, उसमें फर्टिलाइजर डाला, फाइनल, क्योंकि आप वो अपने लिए उगा रहे हो, बेचने के लिए नहीं। पर यही किसान फर्टिलाइजर यूज कर रहा है खेत में गेहूं का उगाकर बेचने के लिए, इंटरमीडिएट। और जब आप घर में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो उस छोटे से किचन गार्डनिंग में, दैट विल बी फाइनल।
उम्मीद है आपको ये भी समझ में आए होंगे कि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। क्लियर है? ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। सेमी ड्यूरेबल गुड, कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स। ड्यूरेबल गुड, ऐसे सामान जो हमारी ज़रूरत को बार बार पूरा करें और बहुत लंबे टाइम तक चलें। ड्यूरेबल गुड, ये बोर्ड मेरी ज़रूरत बार बार पूरी कर रहा है और 2 साल 3 साल 4 साल चल जाएगा। ड्यूरेबल गुड, घर में फर्नीचर है, पंखा है, ज़रूरत बार बार पूरी होगी और लंबे टाइम से के लिए चलेगी, 2 साल 4 साल 5 साल। ड्यूरेबल गुड। So what will you write the definition? Are those goods which satisfy our needs again and again for long period of time that are called durable goods. ठीक है, for long period of time. Satisfy the needs again and again. Non durable good, एक बार यूज करा खत्म। मिल्क लाए, हमने पिया, खत्म हो गया, नॉन ड्यूरेबल गुड। ओनली फॉर सिंगल एक्ट, सिंगल एक्ट, एक बार यूज करेंगे बस और खत्म हो जाएगा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये वो सामान है जो हमारी ज़रूरत बार बार पूरा करेंगे पर छोटे टाइम के लिए। ड्यूरेबल लंबे टाइम के लिए, +5 ईयर्स। सेमी ड्यूरेबल 1 साल या 1.5 साल। जरूरत ये भी बार बार पूरा करेगा पर छोटे टाइम के लिए, जैसे शूज़ 1-1.5 साल में टूट जाते हैं या 2 साल में। सेमी ड्यूरेबल, जरूरत बार बार पूरी करेंगे पर छोटे टाइम के लिए। ड्यूरेबल, बार बार जरूरत पूरी करेंगे लंबे टाइम के लिए। कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं, याद रखना। और किस लिए उपयोग होते हैं कैपिटल गुड्स? दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए, दूसरे सामान बनाने के लिए। एग्जाम्पल, मशीनरी। मशीनरी जनरली यूज टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड मशीनरी इज अ फाइनल गुड, बट रिमेंबर all final goods are not capital goods because some of the final goods are for the consumption. So we cannot say that all final goods are for the capital purpose or for the investment purpose. Only those final goods will be called capital goods which are for investment, and mainly we call machinery as a capital good. Remember this thing. So our next topic is gross investment. बहुत आसान है, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा इसको आपको। मान लो 10,000 का नया फ़ोन लाए हो आप, ठीक है, नया फ़ोन, न्यू फ़ोन, ये समझ लो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। नई कीमत, फॉर्मली भी लिखवा दूंगा डेफिनेशन, अभी मतलब समझ लो क्योंकि चौथे चैप्टर में नेशनल इनकम में उपयोग होगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टिंग कितने का है? 10,000 का यूज़ कर लिया और इस वक्त 2 साल यूज करने के बाद आपने उसे 4,000 का बेचा। कितने का बेचा? ये है नेट इन्वेस्टमेंट। नई कीमत ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पुरानी कीमत नेट इन्वेस्टमेंट। मान लो मैं एक मशीन लाया, 10,000 की थी, वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
1 साल यूज करने के बाद मेरा काम हो गया, मैंने उसे बेच दी। कितने की बेची? 4,000 की पुरानी कीमत, मतलब नेट इन्वेस्टमेंट। कितनी कीमत घटी इन दोनों के बीच? 6,000 घटा। यह है मेरा डेप्रिसिएशन। बताओ उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका एक और नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये भी याद रखना, लिख लेना कॉपी में। एक और नाम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। भाई नई कीमत किसी भी चीज की ग्रॉस, नया, पुराना नेट, और जो घटा डेप। समझ आया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब नया कीमत। तो जब भी मान लो जैसे आज तक देश के अंदर 1 करोड़ का बिजनेस खुला हुआ था, अंडरस्टैंड, 1 करोड़ का बिजनेस खुला हुआ था, आपने एक नई दुकान खोल ली और 1 लाख और ऐड कर दिए थे उस देश के कैपिटल स्टॉक में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नई कीमत ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, जो इसकी कीमत घटी एसेट की, कितनी घटी थी हमारे पहले वाले एग्जांपल के हिसाब से? 6,000। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? रेफर्स टू लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम। यूज करने से जो कीमत घटी या कोई टूट फूट हो गई उसकी वजह से जो कीमत घटी, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब ये है बची हुई कीमत। तो देश में एक्चुअली कितना ऐड हुआ? 4,000। मान लो आप 10,000 का नया फोन लाए थे, अब देश का कैपिटल स्टॉक हो गया 1,10,00,000। यह ग्रोस, ठीक है। 10,000 का फोन लाए थे तो एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नई कीमत। डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर और पैसेज ऑफ टाइम। एक्चुअल एडिशन, तो एक्चुअल एडिशन कितना हुआ? 1 करोड़ प्लस 4,000 है ना इस वक्त कीमत, तो 4,000। तो यहां लिखोगे आप बस डेफिनेशन में, मेन है फॉर्मूले में यूज होगा बार बार नेशनल इनकम निकालते वक्त, इसलिए आसानी से समझ लेना। किसी भी चीज की नई कीमत या एडिशन हुआ कैपिटल स्टॉक में, ग्रोस, पुरानी कीमत नेट, जो घटा वो डेप्रिसिएशन। तीनों क्लियर हैं? नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जब अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब देख लेंगे। फॉर्मूला लिख रहा हूं, देख लेना, बहुत आसान है। नई कीमत ना, मान लो मुझे ये पता करना, मेरा फोन 10,000 का है नया, ये पता करना है, अभी इसको नहीं लिखता हूं। तो कैसे निकलेगा? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। मेरे फोन की इस वक्त कीमत 4,000 रुपये है भाई, ठीक है। 2,000 रुपये उसकी कीमत घटी, तो कितने का लाया हूंगा नया? 6,000 का ही तो लाया हूंगा भाई। पुरानी कीमत ये है, जो कीमत घटी वो ये है, तो नई कीमत कितनी है? 6,000। तो पहला फॉर्मूला आपका ग्रोस इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल लोगे? नई कीमत पुरानी कीमत में जो कीमत घटी है मतलब डेप्रिसिएशन, वो ऐड कर देना, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। उम्मीद है समझ आया होगा। अब अगर मुझे ये निकालनी हो पुरानी कीमत, तो नई कीमत में से डेप घटा दो। भाई नया लाया था मैं 6,000 का, 2,000 उसकी कीमत घटी, तो इस वक्त कितने का है? 4,000 का नेट इन्वेस्टमेंट। भाई नया 6,000 का था, 2,000 मेरे फोन की कीमत घटी, तो मेरा फोन कितने का है इस वक्त? 4,000 का है ना, ये 4,000 ही नेट है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? नई कीमत में से डेप को उड़ा देना, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और अगर डेप्रिसिएशन निकालना हो कि कीमत घटी कितनी, तो जो नए का था और जितने का इस वक्त है,
मान लो नया 6,000 का लाए थे, इस वक्त कितने का है? 4,000 का। तो कितनी कीमत घटी आपके फोन की? ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाए तीनों फॉर्मूले, कि अगर नई कीमत निकालनी हो तो नेट में डैप ऐड कर देना, मतलब पुरानी कीमत जो आपके फ़ोन की इस वक्त है और डेप्रिसिएशन ऐड करके नई कीमत आ जाएगी। नेट कीमत निकालनी हो, नेट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डैप, नए में से जो घटा वो उड़ा दोगे तो बचा हुआ निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे कि कितनी कीमत घटी? अरे भाई मेरा फ़ोन 10,000 का नया था, 4,000 उसकी कीमत इस वक्त है, तो कितनी कीमत घटी? 6,000 एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ मेरा फ़ोन नया 6,000 का था, कीमत 4,000 है उसकी इस वक्त, तो कितनी कीमत घटी मेरे फ़ोन की? 2,000 रुपये, वो 2,000 डेप्रिसिएशन है। क्लियर? लेट अस सी फर्दर। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, टेंशन ना लेना। याद रखना हार्ड कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। मेहनत करेंगे ईमानदारी से, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, एक बार नहीं समझ आए दूसरी बार समझना, तीसरी बार समझना, अरे आएगा कभी ना कभी, तो इंसान ने तो बनाई है। अच्छा जी, अब मैं आपको दो तरह के टैक्स बता दूं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता होगा ये डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिसका बोझ दूसरों पे नहीं डाला जा सकता, आर दोज टैक्सेस विच बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट ऑन अदर्स, दैट आर डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। इफ income tax is imposed by government on me, then I am the liable person to pay that. I cannot shift that tax on others, so which means that tax will be called as direct tax, which burden cannot be shift on others, जिसका बोझ आप दूसरों पे नहीं डाल सकते, that will be called direct tax। जिसका बर्डन दूसरों पे शिफ्ट किया जा सके। मान लो एक बिस्कुट का पैकेट है और इस पे 2 रुपए टैक्स लगा हुआ है, मैंने नहीं खरीदा इसको, किसी और ने खरीदा, तो अब वो टैक्स कौन भरेगा? वो व्यक्ति भरेगा ना जिसने खरीदा। हो गया ना शिफ्ट, मेरे से शिफ्ट कहाँ हो गया? उस पे। तो ऐसे टैक्सेस जिसका बर्डन आप दूसरों पे शिफ्ट कर सको, इनडायरेक्ट टैक्स। डेफिनेशन विल बी आर दोज टैक्सेस विच बर्डन कैन बी शिफ्ट ऑन अदर, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, जीएसटी। GST is the best example of indirect tax. So hope you understood that what is direct tax, which burden cannot be shifted on other. And the other example of direct tax is wealth tax. अगर मेरा संपत्ति है और उस पर टैक्स लगा है तो मैं ही तो भरूंगा, दूसरा क्यों भरेगा? डायरेक्ट टैक्स। उस बिस्कुट पे टैक्स लगा था, मैंने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीदा, तो बर्डन शिफ्ट हो गया ना, इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत आसान है, हार्ड वुड नहीं है, याद रखना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फुल फॉर्म भी लिख रहा हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखते हैं क्या है ये भी। NIT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, सब्सिडी समझ लो पहले, इसे ना अभी देखना, इसे मैं बताऊंगा, कुछ नहीं है। अभी सब्सिडी को समझो। सब्सिडी क्या है? एक तरह की मदद है, पैसे से रिलेटेड मदद है, जो किसने करी? सरकार ने करी हमारी, ऑन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। मान लो मेरे पे 10 रुपए टैक्स लगा, 2 इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपए लग रहा मेरे पे, 2 रुपए की मेरे को छूट मिली, तो कितना टैक्स भरूंगा मैं? 8 रुपए ही तो भरूंगा। तो वो 8 रुपए है मेरा NIT। टैक्स कितना लगा था? इनडायरेक्ट टैक्स 10 रुपए, छूट कितने की मिली? 2 रुपए की। तो NIT कितना हो गया मेरा नेट टैक्स? कितना भरना है मेरे को? 8 रुपए।
तो सब्सिडी की डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक तरह की पैसे की मदद जो किसने करी, सरकार ने करी, किस चीज पे करी, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स पे, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कि जो टैक्स लगा भाई मेरे पे 6 रुपए टैक्स लगा, 3 रुपए मेरे को छूट मिली, तो मैं कितना टैक्स भरूंगा, 3 रुपए। तो मेरा एनआईटी क्या होगा, 3 रुपए। और एनआईटी कैसे निकलेगा, आईटी में से किसको उड़ाओगे, मतलब माइनस करोगे सब्सिडी को। तो आईटी माइनस सब्सिडी विल बी एनआईटी। 10 रुपए टैक्स लगा, 2 का छूट मिला, 8 रुपया टैक्स भरना है, दैट इज एनआईटी। उम्मीद है एनआईटी भी क्लियर है आपको। नेट ये अगले चैप्टर में वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना जनरली नेशनल इनकम का, ये वहाँ बार बार यूज होगा, तो आप समझ लेना एनआईटी कैसे निकलता है, आईटी माइनस सब्सिडी। नई कीमत कैसे निकलती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, पुरानी कीमत, नई कीमत यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप। और डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, ग्रोस माइनस नेट। वेरी सिंपल, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया हो। नाउ लेट अस सी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, NFIA। क्या बोलते हैं इसे, NFIA। मान लो 100 रुपये कमाए हमारे लोगों ने, दूसरे देश में हमारे लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने वहां से पैसा भेजा, तो ये 100 रुपये आए हमारे देश में। इसको बोलते हैं हम इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड, जो बाहर से पैसा आया देश में। इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रोड आ गया जी, 100 रुपये आ गए बाहर से, माइनस जो यहां से बाहर के लोग, दूसरे देश के लोग भी तो है हमारे देश में काम कर रहे हैं, वो जो यहां से पैसा ले गए, मान लो 80 रुपये ले गए, तो कितना रुपए हुआ मेरा NFIA, नेट फैक्टर इनकम 20 रुपये। तो माइनस क्या करोगे, इनकम पेड टू एब्रोड। उम्मीद है NFIA समझ में आया होगा। जो बाहर से पैसा देश के अंदर आया, माइनस कर दो जो यहां से पैसा, देश से पैसा बाहर गया, NFIA आ जाएगा। इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम पेड टू एब्रोड। 3 चीजें हैं, बैलेंस NFIA, सरप्लस NFIA, नेगेटिव। बैलेंस कब होगी NFIA, 100 रुपए तो बाहर से आए और 100 रुपए यहां से गए, तो हम किस फॉर्म में हैं, बैलेंस। फायदे में कब होंगे हम, 100 रुपए तो देश के अंदर आए, बाहर से गए कितने, 70, तो 30 रुपए हमारा NFIA किस में चल रहा होगा, पॉजिटिव में या सरप्लस में। घाटे में कब होंगे, जब 100 रुपए आए, गए कितने, 120, तो माइनस की 20 है NFIA। चाइना के केस में हम नेगेटिव में चल रहे हैं NFIA में, क्यों, एक्सपोर्ट चाइना में हम कम करते हैं, 70-80 हजार करोड़ का है, इंपोर्ट चाइना से हमारा 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास है, तो 3-3.5 लाख करोड़ NFIA हमारा चाइना से नेगेटिव में चल रहा। क्यों, उसके देश से पैसा आ तो रहा है कम, पर हमारे देश से पैसा उसके यहां जा ज्यादा रहा है। 2005 से पहले हम उसमें फायदे में थे, 2005 से पहले सरप्लस चलता था हमारा NFIA चाइना के साथ, पर आप जानते हो चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करता है, 10वें चैप्टर की चीज़ है, 11वें चैप्टर की डिवैल्यूएशन तभी समझाऊंगा। अभी NFIA पैसा आया, इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड माइनस इनकम पेड टू एब्रोड। 3 कंपोनेंट है NFIA के, वो भी देख लेते हैं।
तो पहला है कंपोनेंट नेट कंपनसेशन, पहले मैं लिख रहा हूं फिर देख लेना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग। तीन कंपोनेंट है, इन तीनों को जोड़ के भी NFI आएगा। फॉर्मूले में आपसे ये रखवाएगा बार बार, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, पर पता ये भी होना चाहिए। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो हमारे लोगों को तनख्वाह मिली बाहर से दूसरे देश से, माइनस जो उनके लोग तनख्वाह ले गए यहां से, जो भी मालिक से मिलता है तनख्वाह, बोनस, कोई एम्प्लॉयर स्कीम, उसका अंतर। नेट का मतलब बेसिकली अंतर है। तो जो बाहर से तनख्वाहें आई माइनस जो यहां से तनख्वाहें गई, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो हमारे लोगों की दूसरे देश में जो प्रॉपर्टी है उससे कमाई हुई जो, तो वो हमारे देश में आएगा, माइनस जो दूसरे देश के लोगों की प्रॉपर्टी हमारे देश में है उससे उनकी कमाई हुई। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट रिटेन्ड अर्निंग, जो हमारे लोगों ने पैसा रोका उनके यहाँ। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब पैसा रोक लेना। दुनिया भर में हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनी है, हमारे देश में भी बहुत सारी जो दूसरे देशों में काम कर रही है हमारे देश की हैं, तो उन्होंने जो दूसरे देश में पैसा रोका माइनस जो दूसरे देश की कंपनियों ने यहां पैसा रोका, नेट रिटेन्ड अर्निंग। तीनों को जोड़ दोगे तब भी NFI ये आएगा, याद रखना। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर यहीं पे अंत होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है किसी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आंसर देने की अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। संदीप गर्ग की ये किताब बहुत बढ़िया किताब है प्रैक्टिस सेट के नज़रिए से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, NCERT भी है, हाई ऑर्डर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा, जहाँ मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा। तो यही सब चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर, आपको समझ में आया होगा। कुछ रह गया है तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं अपना अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 शुरू कर दूंगा। ठीक है।